रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान की बोर्ड की तैयारी हेतु एग्जाम आइडिया संबंधित आपकी सीरीज चल रही है। आज मैं इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया हूं। बच्चों, आज मैं एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए एमपी बोर्ड का पेपर लेके आया हूं। सन 2020 में जो एमपी बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं उन सब की व्याख्या बच्चों बहुत सरल तरीके से की जाएगी। साथ साथ कुछ और कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिए जाएंगे जिससे कि आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी होगी। वैसे तो बच्चों मैं एक और बात बता दूं आपको, एनसीईआरटी ने पूरे इंडिया के सिलेबस को एक ही कर दिया है। अगर मैं एमपी बोर्ड का पेपर लेके आया हूं, लेकिन यह पेपर बच्चों यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, गुजरात के लिए भी उपयोगी है। सभी बोर्डों में एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनका लेवल अंतर हो जाता है बच्चों, क्वेश्चन के लेवल में अंतर होता है। एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड से थोड़ा सरल होता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नीचे वाला होता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे बच्चों। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज एग्जाम आइडिया के अंतर्गत सन 2020 का एमपी बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों फटाफट अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। कालांश से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास बहुत नॉलेज होगी और आप बहुत से पेपर आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए पेपर बच्चों मैं आपको बोर्ड पर भी दिखा रहा हूं, साथ में मैं आपको इसकी एक पीडीएफ वीडियो के साथ भी प्रेषित कर दूंगा। जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी अलग अलग पेपर मिल जाएंगे, ठीक है ना। पहले बच्चों आप पेपर नोट कर लेना, अपनी कॉपी में पेपर नोट कर लेना, फिर समझना इसे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एमपी बोर्ड के 2020 के पेपर में पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुविकल्पी दिया है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने बोर्ड पर लिखा भी है बच्चों। पहला क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पीय में कि षटकोणीय क्रिस्टल कौन सा होता है। बच्चों आपके सिलेबस में मुख्यतः घनीय क्रिस्टल है ना, घनीय क्रिस्टल है, NaCl वगैरह जो होते हैं। षटकोणीय क्रिस्टल ग्रेफाइट का होता है बच्चों सामान्यतः, जिसमें क्या होता है, कई हेक्सागोनल लेयर, कई षटकोणीय परतें एक दूसरे पर स्प्लिट करती रहती हैं। ये जो षटकोणीय स्ट्रक्चर है ना, यह षटकोणीय स्ट्रक्चर किसका होता है, सामान्यतः ग्रेफाइट का होता है। षटकोणीय स्ट्रक्चर किसका होता है, ग्रेफाइट का होता है। उनमें एक विकल्प ग्रेफाइट भी होगा बच्चों, आपके 4 विकल्प जो है ना उनमें एक विकल्प ग्रेफाइट भी होगा, तो इसका सही विकल्प ग्रेफाइट है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, बेटा क्वेश्चन थोड़ा अंतर हो सकता है शब्दों में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दे रखा है। बेटा कितना दे रखा है, 3.5 गुणा 10 की घात -14 सेकेंड इनवर्स। इसका अर्धायु काल निकालना है। इसका क्या निकालना है बेटा, हाफ लाइफ टाइम निकालना है। वेग स्थिरांक दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम हमें निकालना है। बिल्कुल सिंपल सूत्र है, टी हाफ इक्वल टू होता है बेटा, अर्धायु काल होता है 0.693 बटे के की वैल्यू रखना है आपको। यहाँ पे आपका काम हो गया, आप खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, मैं तो करा ही दूंगा आपको। बेटा लिखेंगे 0.693 और के की वैल्यू दी है 3.5 गुणा 10 की घात -14। इसको सॉल्व करने पर बच्चों, सॉल्व आप खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, इसको सॉल्व करने पर आपका एक आंसर आएगा। चूंकि मैंने आंसर देख रखा है, वैसे मैं बता भी देता हूं आपको। ये हटाएंगे बेटा, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे यदि यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 की घात 2 और आ जाएगा, यानी आएगा 693 बटे 35 और गुणा 10 की घात 2 कम हो गया तो 12 बचा। कितना बचा बेटा, 12 बचा 10 की घात। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आएगा 12.6 ऐसा आएगा शायद, गुणा 10 की घात 12 और 12.6 को 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड लिख सकते हैं। यह एक बच्चों आपका आंसर इसमें होगा।
उनमें से बहुविकल्पी में आंसर होगा। तो जब भी अर्धधातु काल के क्वेश्चन आते हैं, वेग स्थिरांक और अर्धधातु काल में कोई एक चीज आपको ज्ञात करनी हो, एक की वैल्यू रखो, दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन भी बेटा इस पेपर में दिए हुए हैं, इसके और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तभी आपको बताते हैं। तीसरा बहुविकल्पी दिया है, पायस क्या है। बच्चों आपके सिलेबस में 3 तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन है। कौन कौन से बेटा? एक है सॉल, एक है जेल और एक है पायस। 3 कोलाइडल सॉल्यूशन आपके सिलेबस में है। सॉल क्या होता है? जब किसी ठोस को द्रव में परिक्षिप्त करके कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया जाता है, वह कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल कहलाता है। किसी द्रव को ठोस में परिक्षिप्त करके कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया जाता है तो वह जेल कहलाता है। द्रव ठोस में मिलेगा है ना। और एक द्रव दूसरे द्रव में मिलकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो वह कोलाइडल सॉल्यूशन बच्चों पायस कहलाता है। जैसे कि दूध एक पायस है जिसमें तेलीय वसा, ठीक है नहीं, तेलीय वसा लिक्विड फॉर्म में होती है, जल में मिली होती है। मक्खन एक पायस है जिसमें वसा में जल होता है। तेलीय, इसमें वसा जल में है दूध में, और मक्खन में वसा में जल है। अगर मक्खन दे रखा है तो मक्खन सही है आपका, दूध दे रखा है तो दूध भी आंसर सही है। तो पायस क्या होते हैं? एक द्रव को दूसरे द्रव में मिलाना है, परिक्षिप्त करके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, वह कोलाइडल सॉल्यूशन आपका बच्चों पायस कहलाता है। और पायस दूध, मक्खन इत्यादि पायस के उदाहरण है। जो आंसर दे रखा है आप उसमें से बच्चों टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बॉक्साइट अयस्क किसका है। बच्चों फिर भी आपको ध्यान रखना, बेसिक आपके सिलेबस में कॉपर, जिंक मुख्यतः एल्यूमिनियम और आयरन आपके सिलेबस में हैं। ज्यादातर इनके अयस्क आते हैं, ज्यादातर इनके अयस्क पूछे जाते हैं। इसका प्रमुख अयस्क है बच्चों, इसका प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, Al2O3.XH2O। एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। इसका हेमेटाइट होता है बच्चों, आयरन का कभी भी आ जाए Fe2O3, इसका हेमेटाइट प्रमुख अयस्क होता है। इसका कॉपर पायराइट होता है CuFeS2, और इसका जिंक ब्लेंडी। इनके फेमस अयस्क हैं ये। आपके सिलेबस में ये नहीं, क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं बच्चों, है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो अभी ये था कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर कॉपर पायराइट आ जाए तो कॉपर का अयस्क है, जिंक ब्लेंडी आ जाए तो जिंक का अयस्क है, हेमेटाइट आ जाए तो आयरन का अयस्क है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है उसमें बच्चों, आप देखते भी चलना, क्वेश्चन लिख भी लेना। क्वेश्चन यह था कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6, इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। मैंने वीडियो भी बनाए हैं अलग अलग, प्रत्येक भाग के अलग अलग वीडियो बनाए हैं। अगर आपको इस भाग की विस्तृत जानकारी चाहिए, आप अलग अलग वीडियो में जाकर उनको देख सकते हैं। ये किसका अयस्क है प्रश्न आता है, तो क्या है कि K4FeCN6 अयस्क नहीं पूछा बच्चों, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो 4 K है इसमें, 1 Fe है और 6 Cn है। इन सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का जोड़ 0 है, बाहर कोई आवेश नहीं है। K की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है तो 4 गुणा 1 4, Fe की हमने x मान ली। Cn की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों -1 होती है, तो -1 चार्ज होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो -6 बराबर 0, x की वैल्यू 2 आ गई। तो K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। कितनी है बच्चों? +2। ऑक्सीकरण नंबर पे साइन जरूर लगाना है बेटा। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में ये अंतर होता है कि वैलेंसी जो होती है वो कोई साइन वाली नहीं होती है, 2 मतलब 2, 1 मतलब 1। ऑक्सीडेशन नंबर में साइन लगता है प्लस माइनस। ये 6 क्या है बच्चों? ये 6 इसकी उपसह संयोजन संख्या। ये भी क्वेश्चन आ सकता था, इसमें Fe की उपसह संयोजन संख्या निकालिए। इस Fe में जितने लिगैंड हैं, इससे जितने लिगैंड जुड़ रहे हैं वह इसकी उपसह संयोजन संख्या होती है। इसके बच्चों अलग अलग वीडियो में आपसे कह रहा हूं, अलग अलग भी देख सकते हैं आप। चलिए अगला, पहला प्रश्न आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम।
इसमें दे रखा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे क्वेश्चन दिया है आंवला, आंवले में बच्चों जो भी खट्टे फल होते हैं, सभी खट्टे फलों में एक विटामिन होता है जिसका नाम है सी। तो इसका आज का फिल इन द ब्लैंक बच्चों विटामिन सी कहलाएगा, आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है मरकरी। बच्चों मरकरी ही एक ऐसी धातु है, सभी धातुओं में मरकरी अकेली एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है बेटा? मरकरी अकेली एक ऐसी धातु है जो भौतिक अवस्था द्रव में पाई जाती है। सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, यह द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन लिखा है नियोप्रिन। क्या बेटा? अगला फिल इन द ब्लैंक है नियोप्रिन। बेटा नियोप्रिन जो होता है ये एक रबर है, ये एक रबर है और यह संश्लेषित रबर है। वैज्ञानिकों ने इसे प्रयोगशाला में बनाया था, जो कि बेसिक किससे बनती है? क्लोरोप्रिन से बनती है। किससे बनती है बेटा? नियोप्रिन क्लोरोप्रिन से बनती है। CH2 CH2 CH3, ये क्लोरोप्रिन का बहुलक है। कौन? नियोप्रिन, जो कि एक संश्लेषित रबर है। ये लेसन बच्चों इस साल आपके सिलेबस से हट गया है, इस साल ये इसके क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्कंदन क्या है? स्कंदन से विपरीत क्या होता है? स्कंदन से विपरीत बेटा पेप्टीकरण होता है। क्या होता है? स्कंदन क्या होता है? किसी भी कोलाइडल सॉल में विद्युत अपघट्य डालकर उसके कोलाइडल कणों को अवक्षेपित करने की विधि को स्कंदन कहते हैं। जैसे दूध को उबालकर उसमें हम फिटकरी या टाटरी डाल दें तो दूध के कोलाइडल कण अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे पनीर बन जाता है। हमने देखा है ना सामान्य जीवन में पनीर का बनना, दूध से पनीर बनना स्कंदन है। किसी पदार्थ का ताजा अवक्षेप लें, उसे किसी माध्यम में मिलाकर कोलाइडल सॉल्यूशन बना लें, इस विधि को बच्चों हम पेप्टीकरण कहेंगे। बिल्कुल उल्टा, कोलाइडल सॉल से अवक्षेप प्राप्त करना स्कंदन, अवक्षेप को पुनः कोलाइडल सॉल में बदलना पेप्टीकरण। यानी इसका आंसर पेप्टीकरण है, पेप्टाइजेशन। ठीक है ना? एक और दिया क्वेश्चन कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। क्या है बेटा? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो बेटा फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, जैसे हम लिखा P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH OH और OH, H3PO4 हो गया। ठीक है नहीं? इसमें कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 5 बॉन्ड दिख रहे हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं बेटा? 5। तो +5 ऑक्सीकरण संख्या होगी इसकी। फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +5। इसमें बेटा एक क्वेश्चन और भी दिया है आपके पेपर में, वो यही बताते हैं। 5 दिख रहा है। एक क्वेश्चन यह भी आ सकता है, इसकी क्षारीयता कितनी होगी? क्योंकि ये अम्ल है, इस अम्ल की क्षारीयता क्या होगी? इसमें जितने OH बॉन्ड होंगे वह उसकी क्षारीयता कहलाती है, वह उसकी क्षारीयता कहलाती है। यानी इसकी क्षारीयता कितनी है? इसकी क्षारीयता 3 है, बेसिसिटी इसकी 3 है। यह है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है नहीं? अगला आता है बेटा डाईफॉस्फोरिक अम्ल। क्या? डाईफॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थो की जगह क्या हो जाए? डाईफॉस्फोरिक अम्ल हो जाए। डाईफॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है? 2 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल लिखो। क्या कह रहा हूं मैं? 2 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल लिखो। एक लिख दिया हमने, दूसरा हमने लिख दिया, ये प्रश्न बच्चों डला है आपके इसी पेपर में है ना, तो उसको यही समझते हैं। डाईफॉस्फोरिक अम्ल क्या होगा? इनमें से एक H2O निकाल दिया, 2 फॉस्फोरिक अम्ल लिखे, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल लिखे, उनमें से एक H2O निकाल दिया। अब जो बचा H2O को मिटा दें बेटा, बीच में O बचा। अब जो बचा वह डाईफॉस्फोरिक अम्ल है। स्ट्रक्चर बनाने को आए हैं आपके इसी पेपर में, तो डाईफॉस्फोरिक अम्ल ये हो गया। फॉर्मूला क्या होगा? इसको डबल करके H2 निकालो तो H4 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, O7 हो जाएगा। ये डाईफॉस्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या। बेस अब क्वेश्चन आता है इसकी क्षारीयता कितनी है, आपसे कोई कहेगा 1 OH 2 OH 3 OH 4 OH। क्योंकि इसमें 4 OH बंद है इसलिए इसकी क्षारीयता 4 होगी।
चलो दो और देखें, आपके सिलेबस में हैं और आपके पेपर में आए हैं बेटा, उनको यही बता दें हम। तीसरा, यानी पहला हो गया ऑर्थो, दूसरा हो गया डाई, तीसरा देखें बेटा फॉस्फोरस अम्ल। क्या देखना बेटा हमें? फॉस्फोरस अम्ल। इसको लिखें हम H3PO3। अभी वो H3PO4 था, ये H3PO3 है। क्या हो जाएगा बेटा? P डबल बॉन्ड O तो आएगा ही, एक OH, दो OH, O खत्म होगा बेटा, O तो 3 थे तो एक P से H होगा। यानी इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो रही है? 2, 3, 4, 5। कितनी हो रही है? 5 हो रही है। इसमें भी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 5 हो रही है। ठीक है ना? अगला देखें, एक दे रखा है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। कौन सा बोला? हाइपो फॉस्फोरस अम्ल। प्रश्न पूछा था इनकी संरचनाएं बनाइए, केवल इनकी संरचनाएं बनाइए। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल होता है H3PO2। H3PO2 कैसा बनेगा? P डबल बॉन्ड O, एक OH, एक H, एक H। प्रश्न आता है इसकी क्षारीयता कितनी है? इसकी क्षारीयता 1 है। इसकी क्षारीयता कितनी है बेटा? इसकी क्षारीयता 2 है। ऑक्सीकरण अवस्था में बच्चों बहुत से मतभेद हैं। बहुत से मतभेद हैं, जैसे कि अगर हम वैसे इसको हम प्लस मानेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या कुछ और आएगी, और इसको अगर इनको माइनस मानेंगे, इसको प्लस मानेंगे, तो निकाल के देखेंगे। अगर हम वैसे बॉन्ड से नहीं देखना है, इसका लिखा हमने P का लिखा है X, 3O का -6 और 3H का +3 बराबर 0, X की वैल्यू 3 आएगी और ये वाली गलत हो जाएगी। फिर ऐसे ही इसकी निकाल सकते हैं हम, 4 में से 3 जाएंगे, 1 आएगी, P की ऑक्सीकरण संख्या +1 आएगी इसमें। एक तो ये विधि है, बॉन्डों से विधि में +5 ही आती है सामान्यतः, है ना? लेकिन आंसर ये वाला ज्यादा सही होगा। तो प्रश्न था इनकी संरचनाएं लिखिए, आप संरचनाएं लिख सकते हैं इनकी आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन उसमें डला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैचिंग का है। चलिए हमने ये लिख दिया है, मैचिंग का क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न पूछा गया है, इनको मैच कीजिए। तो शॉर्ट की डिफेक्ट किसमें होता है बेटा? ना, शॉर्ट की डिफेक्ट किसमें होता है बेटा? शॉर्ट की डिफेक्ट मुख्यतः NaCl में होता है। AgCl में भी होता है बच्चों, AgBr होता है। चाहे AgBr लिखा है तब होता है, AgCl लिखा है कोई बात। शॉर्ट की डिफेक्ट किसमें होता है? NaCl में होता है। कैसे पहचानोगे आप? ये भी आ सकता है क्वेश्चन। सामान्यतः इनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या अर्थात कैसी होती है? ज्यादा होती है। फ्रैंकल डिफेक्ट बच्चों AgCl। अनुचुंबकीय प्रकृति का ऑक्सीजन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो आरेख बनाए, डायग्राम बनाए थे हमने, उसमें देखा था, कक्षा 11 में देखा था बच्चों हमने, है ना? क्योंकि इसमें अंतर, जिंक ब्लेंड ही अभी हमने बताया था, जिंक का अयस्क है, और क्यूप्राइट Cu2O होता है, क्यूप्राइट Cu2O होता है। कुछ क्वेश्चन और डले हैं बेटा जिसमें सत्य असत्य पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, जिसमें क्या लिखा है? समूह 16 के तत्व क्या कहलाते हैं बच्चों? समूह 16 के तत्व जो होते हैं, समूह 16 के तत्व जो होते हैं वो कैल्कोजन होते हैं। क्या होते हैं? कैल्कोजन। कैल्कोजन मीन्स होता है ओर फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। अर्थात जैसे ऑक्सीजन सल्फर जो होता है ना, ज्यादातर अयस्क ऑक्साइड और सल्फाइड में होते। देखो ये देख भी रहे हैं बेटा, सल्फाइड है, ये ऑक्साइड है। ज्यादातर अयस्क ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑक्साइड और सल्फाइड अयस्क बनाने वाले एलिमेंट्स को कैल्कोजन कहते हैं। तो 16वें समूह को हेलोजन नहीं कहते हैं बच्चों, 16वें समूह को कैल्कोजन कहते हैं। अर्थात ये वाला आंसर आपका असत्य है। ठीक है ना? अगला दे रखा है, यदि एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन के साथ मिला दें, अब जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को बेटा हम अंतर हेलोजन यौगिक क्या कहेंगे? उन कंपाउंडों को हम
अंतर हैलोजन यौगिक कहेंगे। जब एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन के साथ हम मिलाएंगे, प्राप्त कंपाउंड अंतर हैलोजन यौगिक कहलाएंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला दे रखा है, कि एथिलएमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन जल में अविलेय है। C6H5NH2 और C2H5NH2 यह जल में विलेय और यह जल में अविलेय। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा भ्रम का है, आपका आंसर आप लिख सकते, थोड़ा भ्रम का स्थिति है बेटा। सारे एमीन्स, वैसे तो ये क्वेश्चन आता है, सारे एमीन्स, सभी एमीन्स जल में विलेय होते हैं। क्यों? क्योंकि वह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? प्रश्न आता है एमीन जल में विलेय होते हैं। क्यों विलेय होते हैं? क्योंकि एमीन अणुओं में इसका जो नाइट्रोजन है वह जल के अणुओं के साथ अपने हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे NH2 लिखते हैं ना, NH2, जैसे ये लिखा NH2 और जल लिख दिया, फिर लिख दिया NH2, RNH2 है ना, और जल लिख दिया, और यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए जल में विलेय है। एनिलीन बच्चों जल में कम विलेय होता है, इसलिए विलेय लिखा है। अब आंसर बेटा भ्रम की स्थिति का है, सभी एमीन सामान्यतः जल में विलेय होते हैं। एनिलीन में क्या होता है, ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक, बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो जल से हेट करता है, जल से घृणा रखता है, इसलिए इसके होने के कारण इसकी जल में विलेयता कम हो जाती है। अब विलेय लिखा है, कम विलेय लिखा है, यह भ्रम की स्थिति बच्चों। सामान्यतः सभी एमीन जल में विलेय होते हैं, लेकिन एनिलीन के संबंध में इसके हाइड्रोफोबिक पार्ट अर्थात जल विरोधी भाग की साइज बड़ी होने के कारण यह जल में कम विलेय होते हैं, यह जल में कम विलेय होते हैं। आपका आंसर ये होगा। अब उसमें आप सत्य सत्य लगाएंगे बेटा, वैसे हमारे हिसाब से आप सत्य लगा देंगे तो ठीक है, क्योंकि एमीन तो है ही, एमीन विलेय होते हैं, एमीन जल में विलेय होते हैं। अगला लिखा है बेटा, सत्य असत्य में लिखा है कि इथिलीन ग्लाइकॉल, क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल। बेटा ये वाला पाठ भी आपके सिलेबस से हट गया है, इस बार हट गया है ना। इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेथैलिक एसिड, ये टेरेथैलिक एसिड है बेटा। इथिलीन ग्लाइकॉल, टेरेथैलिक एसिड आपस में मिलकर टेरेलीन बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? एक बहुलक होता है टेरेलीन। कैसे बनता है? इसका, इन दोनों को NN अणु ले लेते हैं और इसका OH और इसका H निकल के टेरेलीन बन जाता है, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, इस साल आपको इसको याद नहीं करना है। एक क्वेश्चन, यानी ये सही है, उसमें टेरेलीन लिखा हुआ है, ये सही है। अगला लिखा है स्टार्च। स्टार्च बच्चों हमारे प्राकृतिक सोर्स आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है। कौन सा बहुलक है बेटा? प्रकृति में पाए जाने वाला बहुलक है C6H10O5 का होल एन। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है, उसमें संश्लेषित बहुलक लिखा हुआ है, इसलिए आपका वो आंसर सही नहीं है। 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, हम इसको मिटा दें हम। चलिए कुछ और क्वेश्चन बच्चों ने लिख दिए हैं, शॉर्ट में लिख दिए हैं। मैंने पेपर आपको यहाँ स्क्रीन पर भी कभी दिखा दूंगा अगर समय मिलेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नोट कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, मूल प्रभाज या मूल अंश से आप क्या समझते हैं, समझाइए। इसके अथवा में दे रखा है बच्चों, मूलरता किसे कहते हैं। मूल प्रभाज क्या होता है? किसी भी विलयन में किसी भी घटक, ऐसा एक विलयन है उसमें 2 घटक के मोलों की संख्या क्रमशः Na Nb है, अलग अलग मूल हैं। इसका मूल प्रभाज निकालना है x का, A का मूल प्रभाज निकालना है तो A के मूल बटे विलयन के कुल मूल। इसी प्रकार B का मूल प्रभाज निकालना है तो B के मूल बटे विलयन के कुल मूल, Na धन Nb। अर्थात किसी भी विलयन में किसी भी घटक का मूल प्रभाज विलयन में उस घटक के मूलों की संख्या और विलयन के कुल मूलों की संख्या का अनुपात होता है।
और विलयन में सभी घटकों के मूल प्रभाजों का योग 1 होता है। ये भी याद रखना है ना। तो मूल प्रभाज क्या हुआ? किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या को उस विलयन में उस घटक का मूल प्रभाज कहते हैं। अगला उसमें लिखा है बच्चों, मूल अर्धता किसे कहते हैं? तो बेटा हम 1 लीटर विलयन में विलय के मूल को पकड़ना है। क्या करूं मैं? विलयन के 1 लीटर में अगर विलय के मूल हम ज्ञात करेंगे, वह मूल अर्धता कहलाएगी। यानी मूल अर्धता क्या हो गई? विलय के मूल बटे विलयन का आयतन। अर्थात 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मूल अर्धता कहते हैं। इसको और भी कर देते हैं, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। और चूंकि बच्चों हम आयतन सामान्यतः मिलीलीटर में लेते हैं, तो यहाँ 1000 भी लगा सकते हैं। ये आयतन लीटर में था, ये उसमें था। ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है ना। इसमें एक प्रश्न और भी आता है, क्या यह ताप पर निर्भर करती है? बिल्कुल करती है बच्चों, क्योंकि इसमें एक पद आयतन का है और आयतन और ताप में संबंध होता है पीवी बराबर एनआरटी से। ताप और आयतन एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। ताप और आयतन एक दूसरे के समान, अगर ताप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। आपको तो मूलतः की परिभाषा हो गई है। अगला को दिया है क्वेश्चन नंबर 6, टिंडल प्रभाव क्या है? एक साइंटिस्ट थे बच्चों, टिंडल। उन्होंने क्या किया, एक ट्रू सॉल्यूशन लिया। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब हुआ जैसे हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें लाइट की बीम, क्या बीम ऑफ लाइट पास की, तो जो निर्गत प्रकाश था वो सीधा निकल गया और इस सॉल्यूशन में कोई प्रभाव नहीं आया। इस सॉल्यूशन में कोई दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, वो तो सीधा निकल के निर्गत प्रकाश दिखा हमें। लेकिन वही बीम ऑफ लाइट जब एक दूसरे पात्र में रखे कोलाइडल सॉल्यूशन में पास की, ये बीम ऑफ लाइट यहां से पास हुई, तो मार्ग में आने, इस लाइट के मार्ग में आने वाले कोलाइडल कण क्या होने लगे बेटा? चमकने लगे और इस लाइट का पाथ स्पष्ट दिखाई देने लगा। क्या किया उन्होंने? जब लाइट की बीम को एक ट्रू सॉल्यूशन से पास किया तो बीम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही लाइट की बीम अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होती है तो कोलाइडल सॉल्यूशन, लाइट के मार्ग में आने वाले कोलाइडल कण चमकने लगते हैं। प्रकाश की बीम द्वारा कोलाइडल कणों के चमकने की यह प्रक्रिया टिंडल प्रभाव कहलाती है। क्योंकि इसे सबसे पहले टिंडल ने देखा था, इसलिए टिंडल प्रभाव है। टिंडल ने इसका स्पष्टीकरण भी किया। उन्होंने कहा इसके कण बहुत छोटे होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लाइट उसमें से उससे निकल जाती, कोई इंपैक्ट नहीं करती। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा बहुत बड़े होते हैं कंपैरेटिवली, इससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जिससे अपने जैसे ही प्रकाश इन पर पड़ता है यह प्रकाश को बिखेर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं और प्रकीर्णन के कारण उनका कलर दिखता है। आपने देखा होगा बच्चों, एक अंधेरे कमरे में एक छिद्र में से अगर प्रकाश की बीम आती है तो छोटे छोटे कण हमें घूमते हुए दिखते हैं। प्रकाश का पाथ भी दिखता है हमें और छोटे छोटे कण घूमते हुए भी दिखते हैं। ये प्रभाव बच्चों टिंडल प्रभाव है, ठीक है ना। टिंडल प्रभाव क्या होता है? अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि लिगेंड्स किसे कहते हैं, समन्वय संख्या क्या है? तो जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं हम, जैसे ये हमने पढ़ा था अभी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक केंद्रीय धातु होती है। कौन होती है बच्चों? एक केंद्रीय धातु होती है और उसमें कुछ स्पेसीज होती हैं साथ में। ये क्या करते हैं बच्चों? ये केंद्रीय धातु परमाणु को अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, डोनेट करते हैं और उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो किसी उप सहसंयोजक यौगिकों की वह स्पेसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उसके साथ उप सहसंयोजी बंध बना ले, वह स्पेसीज लिगेंड कहलाएगी। और किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु को जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सहसंयोजी बंध बनेगा, जितने बनेगा वह उसकी समन्वय संख्या कहलाएगी बेटा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 CN लिगेंड
इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है ना। जितने उपसय संयोजी बंध बने लिगेंड द्वारा वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एक भ्रम की स्थिति आती है बच्चों, यहां लिखा है COEN का होल थ्राइस और 3 पॉजिटिव। अब प्रश्न है इसकी इसमें ये लिगेंड है क्योंकि यह केंद्रीय धातु के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उपसय संयोजी बंध बनाते हैं। प्रश्न है इसकी उपसय संयोजी संख्या कितनी? 6 है, क्यों उसमें 6 CN लिगेंड डोनेट करेंगे। इसकी कितनी है बेटा? बच्चे कभी कभी भ्रम के साथ 3 लगा आते हैं, नहीं, इसके साथ लिए आपको डेंटिसिटी भी आना चाहिए। डेंटिसिटी मतलब कभी कभी लिगेंडों में 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दान हो सकते हैं, 2 अलग अलग परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं। जैसे कि EN जो होता है वो होता है CH2 NH2 और CH2NH2, ये इथिलीन डाइअमाइन है। ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से भी देगा, अर्थात यह 2 जगह से इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये एक EN 2 उपसय संयोजी बंध बनाएगा। बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट मतलब 2 दांत हैं, 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यह 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अपने आप में इसके 2 उपसय संयोजी बंध बनेंगे, तो 3 के मिला के 6 बनेंगे, यानी इसकी उपसय संयोजन संख्या 6 हो गई। तो परिभाषा क्या हो गई बेटा? समन्वय संख्या है उपसय संयोजन संख्या की। किसी भी उपसय संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु को जितने लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनसे उपसय संयोजी बंध बनाएंगे या उसके चारों ओर जितने लिगेंड होंगे वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसय संयोजी संख्या या समन्वय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना बेटा? कौन सा प्रश्न था यहाँ पे? समन्वय संख्या। अब आता है उपसय संयोजी यौगिकों में आयनन समावयवता को समझाना है मैं। तो बेटा ये भी याद रखना, समावयवता अगर आ गई है तो यौगिकों के सूत्र तो एक से ही होंगे, ये बात तो फिक्स हो गई है, सूत्र एक से होंगे। जैसे हमने लिखा, एक हमने लिखा है COCl3 NH3 का, Cl2 लिख देता अभी, NH3 का होल 4 SO4, और एक हम लिखें COCl लिख दे रहे हैं ना, NH3 का होल 5 कर दे रहा है, तब ज्यादा सही है। COSO4 NH3 का होल 5 Cl। ये 2 यौगिक लिखे हैं बच्चों हमने। इन दोनों यौगिकों के सूत्र एक से हैं, टोटल अणु सूत्र एक सा है। लेकिन होता क्या है बेटा, जब लिगेंड और केंद्रीय धातु मिलकर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, उसके 2 भाग होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का भाग और एक बाहर का भाग। केवल 2 आयन बनते हैं, यानी 2 आयन कौन कौन से बनेंगे? COCl NH3 का होल 5 और इस पे आएगा डाई नेगेटिव, डाई पॉजिटिव, और SO4 डाई नेगेटिव। इसको बनाया अगर, इसमें बनेगा CONH3 का होल 5 SO4 बनेगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखो ध्यान से देखो, ये वो कंपाउंड हैं जिनके अणुसूत्र तो समान है, लेकिन जब इनको सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये अलग अलग आयन दे रहे हैं। ये सल्फेट आयन दे रहा है और यह क्लोराइड आयन दे रहा है। ये सल्फेट आयन दे रहा है बच्चों, यह क्लोराइड आयन दे रहा है। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन अगर वो अपने विलयन में हैं तो वह विलयन में अलग अलग आयन प्रदान करेंगे। ऐसे यौगिक, ऐसे उपसय संयोजी यौगिक आयनन समावयवी कहलाते हैं। इनका यह व्यवहार आयनन समावयवता कहलाता है। उदाहरण भी हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है बच्चों, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। तो आदर्श विलयन वह होंगे जो राउल्ट नियम का पालन करेंगे। राउल्ट नियम का पालन करने वाले विलयन कौन से होंगे? आदर्श। इससे उल्टा अनादर्श, ठीक है ना। यानी कि राउल्ट नियम था PA = P0A × XA। इनके लिए PA = P0A × XA होगा और PB = P0B × XB होगा। ये राउल्ट नियम था बच्चों, है ना। ये राउल्ट नियम था।
तो इनके लिए पीए इक्वल टू ये, पीबी इक्वल टू ये, राउट नियम का पालन करेंगे। अगर इनको मिलाएं, आपस में मिलाएंगे, तो इनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। आपस में मिलाया तो वॉल्यूम में क्या हुआ, कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। यदि इनको आपस में मिलाएंगे तो कोई ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होगा, वो आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। ये आदर्श विलयन, राउट नियम का पालन करेंगे, मिलाने पर आयतन में परिवर्तन नहीं, एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं। यह विलयन बच्चों आदर्श विलयन है। इससे जो उल्टे होंगे, जो राउट नियम का पालन नहीं करेंगे, इसमें ये नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, यह विलयन अनादर्श विलयन होंगे। ठीक है ना, यह विलयन कैसे होंगे, अनादर्श विलयन होंगे। इसको नोट कर लो बच्चों। नोट कर लिया है ना आपने। इसमें अगला क्वेश्चन लिखा है जल की मूललता। ये प्रश्न बच्चों सब हमने आपको कराए हैं, अलग अलग प्ले लिस्ट में हैं। जल की मूललता, मूललता पहले क्या होती है, मूललता की परिभाषा क्या है बेटा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूल, क्या करूं मैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूल उस विलयन की मूललता कहलाती है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब शुद्ध जल की मूललता निकालनी है, अर्थात विलेय भी जल है और विलायक भी जल है, अर्थात 1 किलोग्राम जल में जल के मूलों की संख्या को जल की मूललता कहेंगे। क्योंकि तो मूललता की परिभाषा क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मूल मूललता कहलाती है। अब हमारा विलेय विलायक दोनों जल हैं, तो हम कहेंगे 1 किलोग्राम जल में जल के मूल जल की मूललता कहलाएगी। यानी क्या होगा, 1 kg H2O में मूलों की संख्या इसकी मूललता कहलाएगी। और 1 किलोग्राम जल में मूलों की संख्या हम निकाल सकते हैं। मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यानी कि बच्चों 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास 18 है, 55.5। कितनी आ जाएगी बेटा, 55.5 मोलल, 55.5 मोलल इसकी मूललता आ जाएगी। शुद्ध जल की मूललता हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अगले बच्चों प्रश्न लिखे हैं आपके इस पेपर में, बहुत सी नेम रिएक्शंस आई हैं और मैंने आपको नेम रिएक्शंस का एक अलग से पूरा टॉपिक करवाया है, पूरा लेसन कम से कम 5-10 वीडियो बनाए हैं। बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है बेटा नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पहली है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यह 1 डिग्री एमाइन को टेस्ट करने वाली अभिक्रिया, इससे 1 डिग्री एमाइन का परीक्षण भी होता है। जब कोई भी 1 डिग्री एमाइन को एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो होना क्या है देखना बेटा, ये 2H निकल गया, ये निकल गया, 3H निकल गए और 3Cl, 3HCl निकल गया, क्या बना, RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है और 3KCl और प्लस 3H2O निकल जाते हैं। अनप्लेसेंट स्मेल आती है, क्या आती है बेटा, अनप्लेसेंट स्मेल, फॉल स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। जब इसको इसमें मिलाते हैं तो आइसोसाइनाइड की दुर्गंध आती है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमाइन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं बेटा। यह परीक्षण 1 डिग्री एमाइन के लिए यूज होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन यह रिएक्शन नहीं देते हैं। एग्जाम्पल लिख लें हम, C2H5NH2 प्लस 3KOH आ जाएंगे इसमें ना, CHCl3 प्लस 3KOH gives C2H5NC 3KCl 3H2O। इसको और देखें बेटा, C6 ये बन गया इथाइल आइसोसाइनाइड, C6H5NH2 ले लें, वही रिएक्शन करानी बेटा हमें पूरी, यह बन जाएगा C6H5NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये टेस्ट है किसका है बेटा? टेस्ट है 1 डिग्री एमाइन का। क्या होता है? अनप्लेसेंट स्मेल आती है, फॉल स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। इसके अथवा इसके साथ एक और है हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा। अब कभी भी हमें केमिकल रिएक्शंस में कार्बन चेन को डिक्रीज करना है, कम करना है, तब यह रिएक्शन बहुत उपयोगी है बेटा। कार्बोलेमाइन में क्या होता है? ये एमीन बनाने की मेथड है। ये भी एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइन में काम में आती है। जब भी एमाइड को ब्रोमीन और KOH के साथ जब हीट करते हैं तो बीच का CO निकल जाता है, K2CO3 के फॉर्म में निकलता है। उसको हम लिख नहीं रहे अभी, आप याद कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये RNH2 बनता है। क्या बनता है? RNH2 एमाइन बनते हैं। एमाइड से एमाइन बनाने का कन्वर्जन भी है ये बेटा, और एक कार्बन कम भी हो जाता है इसमें। हम R की जगह C2H5 लिख सकते थे, R की जगह C6H5 भी लिख सकते थे। C2H5NH2 एथाइल एमाइन बन जाएगा। जब भी इसको ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसका बीच का CO गायब हो जाएगा, एमाइन बनेगा। यह 1 डिग्री एमाइन बनाने की मेथड है, यह 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट है, इसलिए एक साथ दे रखे बेटा इनको, है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा लिखा है क्या होता है जब केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखना है, एथाइल एमाइन यानी कि C2H5NH2 इसको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं। जो हमने ऐसा लिख दिया नाइट्रस एसिड। अब आप बेटा आप समझ गए, प्रोडक्ट आप खुद लिख सकते हैं। अब C2H5OH N2H2O आप ही लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं। अब अगला लिखा है एनिलीन को, ये एनिलीन है, इसके जलीय विलयन को ब्रोमीन जल के साथ, किसके साथ बेटा? ब्रोमीन जल के साथ जब भी रिएक्ट कराते हैं तो इसका ब्रोमिनेशन हो जाता है दूसरे, चौथे और छठवें पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। क्या बनता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। अगली रिएक्शन लिखिए बेटा, जब एनिलीन को किसके साथ? NaNO2 और HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करा रहे हैं, यानी कि 278 केल्विन। इन दोनों की रिएक्शन से बेटा HNO2 बनता है। क्या बनता है? HNO2 बनता है, और यह HNO2 इससे रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन को डाइएजोटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी नेम रिएक्शन है। तो सभी देखो यहां से यहां तक नेम रिएक्शन ज्यादा आई है बेटा। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? डाइएजोटीकरण रिएक्शन बोलते हैं। इनको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 भी बताए जाते हैं बेटा आपको। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन और लिख दिए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी के प्रमुख स्रोत क्या हैं और इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। सामान्य क्वेश्चन है बच्चों बायोमोलिक्यूल्स का। जो ए, सी और डी जो होते हैं, जैसे हमने कहा पहले आपका ना विटामिन ए मुख्यतः बच्चों दूध, गाजर इत्यादि में यह विटामिन ए मिलता है। इससे रतौंधी हो जाती है, अगर इसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को कम दिखता है, कम दिखने वाली बीमारी हो जाती है। किससे? विटामिन ए से। ठीक है ना। मुख्यतः किसमें होता है? दूध है, गाजर है, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। अगला है विटामिन सी। सामान्यतः सभी ज्यादातर खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। स्कर्वी रोग हो जाती है, जिसमें बोन्स कमजोर हो जाते हैं बच्चों के, स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी से हो जाती है। विटामिन डी बच्चों मिल्क में पाया जाता है। ऐसे दूध जो होता है उसमें ज्यादातर विटामिन पाए जाते हैं। पूर्ण आहार के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं। दूध, मिल्क जो होता है ज्यादातर विटामिनों का संग्रह होता है। एग और मिल्क दो ऐसे है ना विटामिन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो विटामिन डी
विटामिन डी से रिकेट्स नामक बीमारी भी आती है बच्चों, और इसमें भी बोन्स कमजोर हो जाती हैं बच्चों की। तो ए सी डी के रोग लिखना है। डीएनए और आरएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक तो यही हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट जो हो गई ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गई, और इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गई। ये इसका एक डिफरेंस तो नाम से ही हो गया। स्ट्रक्चरल यूनिट कौन कौन सी होती हैं ये तो हम जान ही चुके हैं। ये न्यूक्लियस में होता है बेटा, ये साइटोप्लाज्मा में होता है। कौन सा वाला? जो डीएनए होता है वो डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, और ये साइटोप्लाज्मा में होता है। ये अभिलाक्षणिक गुण होता है बच्चों डीएनए का, यानी कि सब जब डीएनए बन जाएगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक सा रहेगा, एक सा रहेगा डीएनए बेटा। ये चेंज हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, ये प्रत्येक पीढ़ी में एक समान रहेगा। अभिलाक्षणिक गुण है। जब हेरिडिटी जब चेक किया जाता है कौन किसकी जनरेशन का है, तो डीएनए चेक किया जाता है। उसका क्या चेक किया जाता है बच्चों? डीएनए। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन बच्चों, आप याद कर सकते हैं सिंपल। अगला क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आयुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसको हम सिद्ध करते हैं। हमने माना जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होता है बेटा? वेग समीकरण के इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। और भी कई तरह से लिखा होता बेटा, हमने ऐसे लिखा है। और भी ये प्रारंभिक सांद्रता और ये टी समय के पश्चात बाद की सांद्रता। अगर हमने माना जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई, कितनी कंप्लीट हो गई बेटा? 50% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, तो 50% जिस समय में कंप्लीट होगी उस समय को हम बच्चों अर्धायुकाल कहते हैं। 50% अभिक्रिया हो गई, अर्थात आधा अभिकारक उत्पाद में बदल गया। यदि प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट थी तो टी नॉट पर टी हाफ पर ए की वैल्यू प्रारंभिक की आधी बचेगी, आधी बचेगी कह दो, या आधा उत्पाद बन जाएगा कह दो, दोनों एक ही बराबर होंगे। अभी इस वैल्यू को रखें के इक्वल टू 2.303, टी की जगह टी हाफ लॉग ए नॉट और ए नॉट अपॉन 2। ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2 आएगा। और log 2 की वैल्यू बच्चों, इसकी log 2 जो होता है 0.3010 होता है। इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 693 अपॉन टी हाफ। तो आपको दिख भी रहा है बेटा, इसमें सांद्रता का पद नहीं है, सांद्रता का पद नहीं है ये वाला, क्योंकि ये कैंसिल हो गया था। यहाँ पे सांद्रता क्या हो गई थी? कैंसिल हो गई थी। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है नहीं। वेग स्थिरांक में सांद्रता का पद कहीं आ ही नहीं रहा है, जब नहीं आ रहा है तो अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न लिखा है बेटा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण का व्यंजक निकालना है। वेग स्थिरांक के समीकरण का व्यंजक निकालना है। कैसे निकाले? हमने माना ए इक्वल टू प्रोडक्ट, यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इसकी अगर हम देखें प्रारंभ में कितनी है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? ए नॉट है, और जब टी की वैल्यू 0 है, जब टी की वैल्यू टी है तो इसकी वैल्यू ए है, ठीक है ना। अब हम देखें तो इस अभिक्रिया की दर निकालें। क्या निकालें? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए अपॉन डी टी, और ये होती है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। ये बेटा पूरा लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का पूरा एक यूनिट इसकी प्लेलिस्ट डली हुई है, अब वहां जाकर स्पेशल देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसको हमने लिया माइनस
डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के टी। चरों का पृथक्करण कर लें, इस ए को यहां ले आए और इस डी टी को यहां ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए, और माइनस भी यहां ले जाए, माइनस के डी टी। ये बेटा सूक्ष्म परिवर्तन के लिए था। पूरी अभिक्रिया के लिए अगर हम निकालेंगे तो इस समीकरण को दोनों पक्षों में समाकलित करना पड़ेगा। इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दिया था बेटा, 1 अपॉन ए डी ए, और इक्वल टू के को हमने बाहर लिख दिया, और डी टी। बेटा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग एक्स, और डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स। ये इंटीग्रल के फॉर्मूले हैं। तो 1 अपॉन ए डी ए क्या हो जाएगा, लॉग ए, और माइनस के, और डी टी का टी प्लस सी एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहते हैं। यदि हम माने प्रारंभ में t बराबर 0, तो ए की वैल्यू प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, ए नॉट है। जब t बराबर t, तो हम जानते हैं, यानी क्या कहें, t बराबर 0 तो ए नॉट बराबर ए नॉट होता है। तो इस t के बराबर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, log ए नॉट। मतलब जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है उस समय सांद्रता ए नॉट है, ये हमने लिखा हुआ था। जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई तब सांद्रता ए नॉट, और यहाँ पे k इंटू 0 प्लस सी, इससे सी आ गया बेटा log ए नॉट। सी की वैल्यू इस समीकरण में हमने पुट कर दी। इस समीकरण में सी की हमने वैल्यू रख दी। ऊपर लिख देता हूं, नीचे दिखेगा नहीं आपको, नहीं तो सी की वैल्यू रखें यदि हम इसमें तो क्या हो जाएगा, कहां गया, के टी प्लस सी, ठीक है। तो लॉग, यहां पे क्या था, ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ए नॉट। के टी को यहां ले आए और इसको यहां ले गए, तो के टी इक्वल टू हो गया बेटा लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। लॉग एम माइनस लॉग एन फॉर्मूला होता है बच्चों लॉग एम अपॉन एन का। के टी इक्वल टू हो गया लॉग ए नॉट अपॉन ए, लॉग एम अपॉन एन का, ठीक है। नहीं, के निकालना है, टी को वहां ले गए, तो के इक्वल टू हो गया 1 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। क्योंकि लॉग की गणनाएं 10 बेस में की जाती है, और ई बेस से 10 बेस में बदलने के लिए 2.303 का गुणा कर देते हैं। और यह जो समीकरण है बच्चों, यह समाकलित दर नियम समीकरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। कभी कभी बच्चों यहाँ ऐसे भी लिखा होता है 2.303 टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसा भी लिखा होता कुछ बुक्स में। दोनों ही सही हैं। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम की समीकरण है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल का, ये वाला भाग इस साल नहीं आना आपके सिलेबस में, है ना। इसके बारे में आपको बता नहीं रहा हूं ज्यादा। डीडीटी फ्रीऑन क्या है, फ्रीऑन बेटो एक प्रशीतक होता है, ये भी नहीं आना इस साल। अभी प्रशीतक होता है, और प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, इसको फ्रीऑन बोलते हैं, ठीक है ना। प्रशीतक के रूप में यूज होता है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेवार है। डीडीटी क्या है भाई, डीडीटी एक कीटाणुनाशक होते हैं, मच्छर को मारने की दवा के रूप में यूज होता है ना। CHCl3 को सुरक्षित रखने के लिए रंगीन बोतलों में रखना चाहिए, डार्ट लगाकर रखना चाहिए, 1% इथेनॉल मिला देना चाहिए। क्यों, इसकी व्याख्या बच्चों अलग से आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, लेकिन अभी इसके सिलेबस में इस साल नहीं आना है आपका। इनके IUPAC नाम ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइआइडोमेथेन, ये भी इस साल नहीं, यानी ये दोनों क्वेश्चन इस साल के सिलेबस में नहीं है बेटा। आपके 12वां और 13वां क्वेश्चन इस साल नहीं आने हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लो, अगले 2 क्वेश्चन और बताते, 2-3 क्वेश्चन जो हैं। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, रीमर टीमन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया को समझाना है, और अल्कोहल फिनॉल के डिस्टिंग्विश टेस्ट लगाना है। इनमें विभेद कैसे कर सकते हैं ना। पहले हम देखें रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा, फिनॉल की है,
जब फिनॉल को, किसको बेटा, फिनॉल को पहले बच्चों हम क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड में बदल लेंगे। एसिड बेस रिएक्शन होगी, सोडियम फिनॉक्साइड में बदल लेंगे। इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन होनी है अब इसकी रिएक्शन बेटा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH के साथ रिएक्शन होती है और अप्रोक्स 340 केल्विन टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे 340 केल्विन टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होती है। तो पहले क्या होगा बेटा, ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये यहां से एक H लेके और ये अपना Cl दे देगा, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl, और CHCl2 बन जाएगा। इस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 HCl निकल जाएंगे और यहाँ पे 2 OH आ जाएंगे, यानी बनेगा क्या, ONA, और CH में 2 Cl की जगह 2 OH आ गए। बेटा जब भी किसी एक कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए वो अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी के लिए H2O निकाल देता है और ये बन जाएगा ONaCHO। इसको जब HCl द्वारा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये Na और NaCl निकल जाएगा और सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनने की रिएक्शन जो होती है वह रिएक्शन रीमर-टीमैन रिएक्शन कहलाती है यह रीमर-टीमैन रिएक्शन है। और यहाँ अगर सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा तो ये रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन कहलाती है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा तो रीमर-टीमैन और सैलिसिलिक अम्ल बनेगा तो कोल्बे रिएक्शन हो जाएगी। इसी को कैसे लिखेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा बीच में, मैं सोडियम फिनॉक्साइड लिख भी सकता हूं, फिनॉल भी लिख सकता है। यहाँ पे NaOH और CO2 आएगा इसमें और 3 से 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है लगभग और 400 केल्विन टेम्परेचर रहता है। तो पहले यह फिनॉल में ऐड हो जाएगा COONA के फॉर्म में और इसका बाद में बेटा रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होकर ये वापस आ जाएगा ONA और COOH यहाँ बन जाएगा। Na भी लगा सकते बेटा, सब बाद में H लगा देंगे, फिर वही हाइड्रोलिसिस हो रहा है डाइल्यूट HCl द्वारा तो वापस इसमें बेटा क्या आ गया, Na हट गया, उसकी जगह पे H आ गया और सैलिसिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल, और ये क्या बन गया, यह सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, वो सैलिसिलिक अम्ल, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड। नोट करो इसको बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, एल्कोहल और फिनॉल में अंतर। सामान्यतः बच्चों एल्कोहल फिनॉल के अंतर, वो अंतर देखे जाते हैं जो रिएक्शन फिनॉल देता है और एल्कोहल नहीं देता है। जैसे बेटा फिनॉल बहुत अधिक अम्लीय होता है कंपेरिजन एल्कोहल से। एल्कोहल वैसे ज्यादा अम्लीय नहीं होता, वीक एसिड होता है, ये एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, इसलिए लिटमस टेस्ट दे सकता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देगा, यह नहीं करेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर ब्रोमीन वाटर में FeCl3 की भी रिएक्शन होते हैं, उदासीन FeCl3 विलयन मिलाओ दो अलग अलग सॉल्यूशन में, फिनॉल एल्कोहल में, ये बैगनी कलर देता है, फिनॉल बैगनी कलर देता है, यह रिएक्शन नहीं करता है। तीसरी बात, ब्रोमीन वाटर अगर फिनॉल में मिलाओगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का व्हाइट PPT मिलेगा, सफेद अवक्षेप मिलेगा। एल्कोहल यह रिएक्शन नहीं देगा ब्रोमीन वाटर से। चौथा, यदि इसमें डाई एजोनियम सॉल्ट मिला दें तो एजो डाई बनते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनते हैं और यह रिएक्शन नहीं देता। डाई एजोनियम सॉल्ट से यह कोई रिएक्शन नहीं करता। इनमें अंतर हो गए। अगला है इटार्ड रिएक्शन, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनना है, टोल्यूइन का माइल्ड ऑक्सीडेशन होना, CrO2Cl2 द्वारा माइल्ड ऑक्सीडेशन होना है और बेंजल्डिहाइड बनता है। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों यहाँ पे आते हैं तो ये रिएक्शन बेंजोइक एसिड तक चली जाती है,
टोल्यूइन से बेंजाल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। पूरी रिएक्शन देखना है आप यूट्यूब चैनल पे जाके अलग से इटार्ड रिएक्शन को देख सकते हैं, है ना। ये बेंजाल्डिहाइड। अगला है गेटरमैन-कूच, यह भी बेंजाल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है बेटा। यह बेंजीन से है, यह बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड है, और वह टोल्यूइन से CO और HCl की रिएक्शन करा देंगे हम AlCl3 की रिप्रेजेंट में। तो यह बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है। वो टोल्यूइन से थी, यह बेंजीन से है। एल्डोल संघनन क्या है? ये उन यौगिकों में पाई जाती है, उन एल्डिहाइड और कीटोन में पाई जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। बहुत बड़ा टॉपिक बेटा, 45-50 मिनट का टॉपिक एल्डोल कैनिजारो का हमने कराया है। आप वहां भी देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं अभी। यहाँ पे हमने लिया CH3 COCH3 और यहाँ पे ले लिया हमने CH3 CHO, दो कोई भी ले सकते थे हम बेटा, है ना। वहां पे लिया हमने डाइल्यूट बेस ले लिया हमने कोई भी। होना क्या है, यहां से अल्फा हाइड्रोजन, यहां का एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यानी क्या होगा, CH3C, यहाँ पे CH3 है और O पे OH आ गया और CH2CHO बन गया। ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को हम बेटा एल्डोल बोलते हैं। यानी कि जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड अथवा कीटोन के एक समान या भिन्न भिन्न अणुओं को तनु क्षारक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। इस रिएक्शन को एल्डोल संघनन कहते हैं। एक और लिख दें बच्चों, हम लिखा CH3CHO, फिर लिख दिया CH3CHO। होना क्या है, यहाँ का जो H है, एक H निकलकर इस ऑक्सीजन पे आना है और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यानी ये बनेगा क्या, CH3CH और CH2CHO और यहाँ पे OH आ गया। ठीक है ना। कैनिजारो क्या है, कैनिजारो इससे अपोजिट, यानी जो ये रिएक्शन देंगे वो कैनिजारो देंगे। उसमें यानी उनमें होगी, उन एल्डिहाइड कीटोन्स में होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे हम लिख रहे हैं HCHO C6H5CHO। होगा क्या बेटा इसमें जो बेस होगा वह कंसंट्रेट होगा। कैसा होगा बेस, कंसंट्रेट होगा। दो मॉलिक्यूल लेंगे इनके, एक मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो CHO है, यहां लिख रहा हूं मैं, CHO है, एक मॉलिक्यूल में CHO का अब चयन हो जाएगा CH2OH में और दूसरे में CHO का COOH में ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये याद रखना है, एक में CHO CH2OH बनाएगा, एक में CHO COOH बनाएगा। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो HCHO बनेगा क्या, पहले HCH2OH और HCOOH, यहाँ पे लिखे हम C6H5CH2OH और C6H5COOH। बेटा चूंकि यह अम्ल है और क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे सॉल्ट भी बनेगा। इसको आप नोट कर लेना, मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो आपको दिख रही होगी। क्या हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन लिए, कॉन्सेंट्रेट बेस की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, अपचयित होगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीकृत होगा, अम्ल का सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। ये कैनिजारो हुई। अगली है रजत दर्पण टेस्ट। तो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उनमें डिफरेंस करने के लिए ये रजत दर्पण टेस्ट की हमें आवश्यकता पड़ती है। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, टोलेन रिएजेंट जैसे फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, या एल्डिहाइड से रिएक्शन देते हैं, कीटोन से नहीं देते हैं। तो क्या करें हम, जब किसी गिवन एल्डिहाइड में हम टोलेन रिएजेंट मिला दें, या कीटोन कोई भी हो सकता है, हम टोलेन रिएजेंट मिलाएं, यदि परख नली की नीचे दीवार पर, जहां नीचे बेस है, वहां सिल्वर जमा हो जाएगा तो हमें मिरर बन जाएगा फिर वो। यानी कि जब एल्डिहाइड में और कीटोन में टोलेन अभिकर्मक मिलाते हैं तो एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाते हैं, कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टेस्ट का हम उपयोग करते हैं।
ठीक है ना, आप लिख लेना, थोड़ा देख लेना कॉपी में किताब में। कोलरास नियम क्या है? कोलरास ने दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। किसकी बच्चों? दुर्बल, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वो ये कह रहे हैं अनंत तनुता पर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित सभी धन आयनों की आयनिक चालकता और सभी ऋण आयनों की आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। क्या कह रहा हूं मैं? अनंत तनुता पर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनिक चालकता का मान उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की आणविक चालकता के योग के बराबर होती है। प्रबल के लिए भी लग जाएगा बच्चों ये, दुर्बल के लिए मुख्यतः, प्रबल की तो हम निकाल ही लेते हैं। जैसे हम लिखें लैम्डा हमें निकालना है CH3COOH का, धनायन इसका ये है, ऋणायन ये है, यानी हम लिखें धनायन कितना है? एक H+ है और एक CH3COO नेगेटिव है। तो एक धनायन एक ऋणायन, तो ये धनायनों और ऋणायनों की संख्या है और ये धनायनों और ऋणायनों की चालकता है। तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, यानी क्या हुआ? लैम्डा H+ इनफाइनाइट प्लस लैम्डा CH3COO इनफाइनाइट। हम निकालें अगर लैम्डा इनफाइनाइट BaOH का होल ट्वाइस, धनायन 1 ऋणायन 2, तो यानी इसमें 1 का गुणा 1 गुणा Ba डाई पॉजिटिव और 2 गुणा OH नेगेटिव। इसका उपयोग क्या है बेटा? इससे पहली बात तो जो हम कह रहे हैं वही हो गई कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनिक चालकता ज्ञात कर सकते हैं। किससे? कोलरास लॉ से। दूसरा इसका क्या उपयोग है बेटा? इससे हम वियोजन की डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? C कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता निकालेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर चालकता निकालेंगे, इन दोनों का हम रेशो ले लेंगे, यह रेशो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगी। ठीक है नहीं, डिसोसिएशन की डिग्री निकाल सकते हैं। और जो स्प्रिंगली सॉल्यूबल जो मटेरियल हैं, जो सॉल्ट हैं, उनकी भी विलेयता हम इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया कोलरास लॉ। संक्षारण क्या है? सामान्य क्वेश्चन बेटा, जब हम धातुओं को वायुमंडल में खुला रख दें तो वायुमंडल में उपस्थित नमी, अशुद्ध गैसों के कारण उसकी सतह पर एक परत जम जाती है। यह परत जमने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। इसे बचाना है, सरफेस को स्मूथ रखना है, मैक्सिमम ग्रीस ऑयल लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। सीसा संचायक सेल एक सेकेंडरी सेल है बच्चों, जो रिचार्जेबल होता है। छोटे छोटे सेलों से मिलकर बनने वाली एक बैटरी है, इसको रिचार्ज कर सकते हैं। बेटा रिचार्ज की रिएक्शन आप वहां से देख के डायरेक्ट याद कर सकते हैं, है ना, सीधी रिएक्शन है, कोई ज्यादा चक्कर नहीं है। मैं आशा कर रहा हूं कि MP बोर्ड का कक्षा 12वीं का जो 2 पेपर थे बच्चों, क्योंकि एक पेपर में अथवा भी होता है तो डबल पेपर हो गया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या है YouTube WhatsApp के माध्यम से मैसेज अवश्य कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सभी बच्चों को उनकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।